आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा ये विस्तृत विश्लेषण कुछ ऐसे विषयों पर है जो सच में दुनिया की दिशा तय कर रहे हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास 3 मार्च 2026 की कुछ बेहद महत्वपूर्ण समाचार रिपोर्टों और संपादकीय लेखों का एक स्टैक है। हाँ, और आज का हमारा मिशन है इन सूचनाओं के महासागर से सबसे काम की बातें निकालना। आज के एजेंडे में 2 बिल्कुल अलग लेकिन दुनिया को हिला देने वाले विषय हैं। सही कहा। पहला विषय है सिलिकॉन वैली और पेंटागन के बीच छिड़ी एक बहुत ही दिलचस्प और नैतिक जंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और हथियारों को लेकर है। और दूसरा विषय है मध्य पूर्व में चल रहा अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध और उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से भारत पर पड़ने वाला भयानक असर। ये दोनों विषय भले ही सतह पर एक दूसरे से अलग लगें, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि दोनों ही हमारे भविष्य की रूपरेखा तय कर रहे हैं। एक तरफ डिजिटल दुनिया के कोड हैं जो ये तय कर रहे हैं कि भविष्य के युद्ध कैसे लड़े जाएंगे, और दूसरी तरफ खाड़ी के कच्चे तेल के रास्ते हैं जो आज दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें चला रहे हैं। यानी इन दोनों ही मोर्चों पर जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं उनका सीधा असर हमारे वैश्विक सुरक्षा पर पड़ना तय है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं एआई की रेस और एथिक्स यानी नैतिकता की जंग से। सैन फ्रांसिस्को स्थित एक एआई कंपनी है एंथ्रोपिक। इस कंपनी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसे स्वायत्त हथियारों या सीधे शब्दों में कहें तो किलर रोबोट्स। बिल्कुल, किलर रोबोट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वायत्त हथियार यानी ऐसे सिस्टम जो बिना किसी इंसान के बटन दबाए खुद ये तय कर सकते हैं कि कब और किस पर हमला करना है। लेकिन मजेदार बात यह है कि एंथ्रोपिक का खुद का ये कड़ा स्टैंड है कि उनकी एआई तकनीक को इस तरह हथियारों को ताकत देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और जेई पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है क्योंकि अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन का नजरिया इससे बिल्कुल उलट है। जाहिर है, पेंटागन ने एंथ्रोपिक के साथ क्लासिफाइड डेटा पर काम करने का अनुबंध किया हुआ है, और उनका स्पष्ट मानना है कि इस उन्नत तकनीक का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए होना ही चाहिए। हाँ, और बात सिर्फ बहस तक सीमित नहीं है। पेंटागन ने हाल ही में ईरान पर हुई एक स्ट्राइक में एंथ्रोपिक के कोड का असल में इस्तेमाल किया भी है। और इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरी बहस को एक भू राजनीतिक रंग दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एंथ्रोपिक को सख्त चेतावनी दे डाली है। उनकी धमकी है कि अगर कंपनी सरकार के साथ सहयोग नहीं करती है तो उन्हें चीनी टेक कंपनी हुआवे की तरह ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इस पूरी स्थिति में एक बुनियादी सवाल खड़ा हो गया है। ट्रंप का तर्क अपनी जगह बहुत स्पष्ट है। उनका कहना है कि युद्ध कैसे लड़े जाएंगे और देश की सुरक्षा कैसे होगी ये तय करना चुनी गई सरकार और कानून का काम है, न कि सिलिकॉन वैली में बैठी किसी प्राइवेट टेक कंपनी की नैतिकता या उसके सीईओ का। लेकिन एक मिनट, अगर हम ट्रंप के इस नजरिए से सोचें तो ये पूरी तरह गलत भी नहीं लगता। हाँ, सुनने वालों को लग सकता है कि अगर किसी देश की सुरक्षा सच में खतरे में है तो क्या एक कंपनी को अपनी नैतिकता किनारे रखकर सरकार का साथ नहीं देना चाहिए? यह एक बहुत ही जायज तर्क है, लेकिन एंथ्रोपिक इस दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वे सरकारी आदेश के खिलाफ मुकदमा करने जा रहे हैं। और इस बीच रक्षा विभाग भी उनके फैसले का इंतजार नहीं कर रहा है। उन्होंने एंथ्रोपिक के प्रतिद्वंदी ओपन एआई के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जो शायद इन सैन्य अनुबंधों के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल, और ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा करती है। आमतौर पर कानून तय करता है कि तकनीक की सीमाएं क्या होंगी, लेकिन आज एआई का विकास इतनी भयानक तेजी से हो रहा है कि कानून बहुत पीछे छूट गया है। तो जब तक कानून इस तकनीक के बराबर पहुंचेगा तब तक तो एआई हथियारों की दुनिया में क्रांति ला चुका होगा। फिर इसे नियंत्रित कौन करेगा? यही सबसे बड़ा डर है। इसे समझने के लिए मानव क्लोनिंग का एक बहुत ही सटीक और ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। जब मानव क्लोनिंग की तकनीक विकसित हो रही थी तो प्रजनन के लिए इसके इस्तेमाल को सरकारी कानून के आने से बहुत पहले ही रोक दिया गया था, क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने खुद एक नैतिक जिम्मेदारी उठाई थी, स्वनियमन का रास्ता चुना था। सही कहा। आज एआई के मामले में भी हम उसी दौराहे पर खड़े हैं। जब तक सरकारें कानून नहीं बनाती तब तक नैतिकता का पूरा बोझ एआई बनाने वाली कंपनियों पर ही है। लेकिन क्लोनिंग के दौर के वैज्ञानिक और आज की ट्रिलियन डॉलर टेक कंपनियों में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, मुनाफा कमाने की भयंकर प्रतिस्पर्धा है, निवेशकों का भारी दबाव है। क्या इस अंधी दौड़ में ये स्वनियमन टिक पाएगा?
या फिर ओपन एआई जैसी दूसरी कंपनी आकर कॉन्ट्रैक्ट ले जाएगी और नैतिकता सिर्फ किताबी बात बनकर रह जाएगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सिलिकॉन वैली में ये जो कोड की जंग चल रही है वो भविष्य के युद्धों को लेकर है। लेकिन अगर हम आज की सच्चाई देखें तो असली मिसाइलें तो पहले ही से ही दागी जा रही हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ता है आज की हमारी चर्चा का दूसरा पहलू, मध्य पूर्व का वो संकट जो सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें रोकने वाला साबित हो रहा है। यहां इस संवेदनशील विषय में आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा या पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हम निष्पक्ष रूप से केवल उन तथ्यों और घटनाओं को सामने रख रहे हैं जो आज की हमारी स्रोत सामग्री में मौजूद हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक था। तो अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। और राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजी भी आक्रामक है। वे लगातार ईरान में शासन बदलने यानी रेजीम चेंज की वकालत कर रहे हैं। और ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। पिछले साल ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए B-2 बॉम्बर विमानों से बम गिराए थे। हाँ जी, BU-57 बम, जिन्हें बंकर बस्टर भी कहा जाता है, जो जमीन के बहुत गहरे हिस्से में बने कंक्रीट बंकरों को भेदने के लिए होते हैं। इतने भारी हथियारों का इस्तेमाल बता रहा है कि बात अब कूटनीति से बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन ईरान की स्थिति और दुश्मनी को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। ईरान का पिछले 46 सालों का सफर बहुत उथल-पुथल भरा रहा है। 1979 वो साल था जब ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। हाँ, उस क्रांति ने अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से उखाड़ फेंका और आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी देश के सर्वोच्च नेता बन गए। रातों रात ईरान एक राजशाही से बदलकर एक कट्टर धार्मिक गणराज्य बन गया। और यहीं से ईरान की नीतियां पूरी तरह बदल गईं। 1989 की वो घटना बहुत कुछ बयां करती है। जब आयतुल्ला खुमैनी ने लेखक सलमान रुश्दी के खिलाफ एक फतवा जारी किया था। बिल्कुल, महज एक साहित्यिक आलोचना अचानक से हत्या के एक वैश्विक आह्वान में बदल गई। इसके साथ ही ईरान ने अपनी विदेश नीति के तौर पर प्रॉक्सी वॉर का मॉडल अपनाया। हाँ, सीधे युद्ध लड़ने के बजाय उन्होंने पूरे मध्य पूर्व में समर्थक लड़ाकू गुटों का जाल बिछा दिया। 80 के दशक में लेबनान में हिजबुल्लाह की स्थापना की। इसके बाद इराक में शिया मिलिशिया खड़ा किया। गाजा में हमास की ताकत के पीछे भी ईरान का ही हाथ है। आंकड़े बताते हैं कि हमास के बजट का लगभग 90% हिस्सा सीधे ईरान से आता है। और सीरिया में असद शासन को दशकों तक समर्थन दिया, जो आखिरकार भारी संघर्ष के बाद दिसंबर 2024 में गिर गया। इस प्रॉक्सी वॉर का नतीजा आज हम सीधे टकराव के रूप में देख रहे हैं। जैसे जब अक्टूबर 2024 में तेहरान के अंदर इस्माइल हानिया की हत्या हुई तो ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी। ये सब उसी नफरत का विस्तार है जो 1979 से चली आ रही है, जब खुमैनी ने अमेरिका को बड़ा शैतान करार दिया था। और उसके बाद 1979 से 81 का वो मशहूर बंधक संकट पैदा हुआ था। बाहरी मोर्चे की तो बात हो गई, लेकिन इस पूरी महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा खामियाजा खुद ईरान की जनता को भुगतना पड़ा है। तेल की अकूत संपत्ति को विकास के बजाय सैन्य शक्ति में झोंक दिया गया। और महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो नियम बहुत कठोर कर दिए गए। महिलाओं की गवाही और उनके जीवन का मोल पुरुषों की तुलना में आधा माना जाने लगा। खुमैनी के दौर में तो शादी की न्यूनतम उम्र घटाकर सिर्फ 9 वर्ष कर दी गई थी। और उनके बाद आयतुल्ला अली खामनेई के दौर में हिजाब कानून को इतनी सख्ती से लागू किया गया कि तेहरान में 70,000 पुलिसकर्मियों की फौज तैनात कर दी गई। इसी सख्ती का परिणाम था 2022 का महसा अमीनी की मौत का मामला। हाँ, जिसके बाद हुए प्रदर्शनों में 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन यहाँ एक गहरा विरोधाभास भी है। आज ईरान में महिला साक्षरता दर 80% है। ये बहुत दिलचस्प है। और जागरूक महिलाओं का ये बड़ा वर्ग उस असमानता को अब और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं दिखता। इस असंतोष को देखकर तो लगेगा कि शायद ट्रंप का शासन बदलने का प्लान काम कर जाए। यहीं पर अमेरिका अक्सर मात खा जाता है। कैसे? ईरान की संरचना वेनेजुएला या किसी अन्य देश से अलग है। वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC कोई सामान्य सेना नहीं है। अच्छा। ये एक समानांतर सत्ता है। इसलिए अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत से रातों रात IRGC का ढांचा नहीं गिरेगा।
शासन बदलने एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये युद्ध अब केवल मिसाइलों के बारे में नहीं रह गया है। इसका सबसे खतरनाक असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बिल्कुल। और इसका केंद्र है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जिसे बाधित करने का खतरा ईरान की तरफ से मंडराता रहता है। ये जलमार्ग दुनिया की अर्थव्यवस्था की महाधमनी है। दुनिया के पेट्रोलियम का लगभग 25% और LNG का लगभग 30% हिस्सा यहीं से गुजरता है। युद्ध की आशंका से ही सप्लाई चेन चरमरा रही है और इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। युद्ध के झटकों के कारण बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल अचानक से $80 प्रति बैरल के पार चला गया था, जो पिछले साल जून में ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले के बाद से सबसे अधिक है। हालांकि बाद में ये $77 पर आके रुका, लेकिन नोमुरा के आंकड़े बताते हैं कि कच्चे तेल में 10% की वृद्धि से देश का चालू खाता घाटा 0.4% बढ़ जाता है। सही कहा। जो देश पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह बड़ा झटका है। तो इस सब का मतलब क्या है? भारत इस झटके से कैसे बच सकता है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, और हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार जिस तेल पर निर्भर है, उसका 80% हम बाहर से मंगाते हैं, जिसमें से आधा तो इराक, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों से आता है। भारत की परेशानी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि रूस से जो तेल आ रहा था वो अमेरिकी दबाव के कारण बंद हो गया है। और भारत के पास आपात स्थिति के लिए केवल 10 दिन का कच्चा तेल और मात्र 1 सप्ताह के ईंधन का भंडार मौजूद है। LPG का 85% हिस्सा हम खाड़ी देशों से मंगाते हैं और देश में इसका कोई रणनीतिक भंडार है ही नहीं। अगर तेल की सप्लाई रुकी तो रसोई की गैस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ कच्चे तेल का संकट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मानवीय और विदेशी मुद्रा का संकट है। बिल्कुल। बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे संघर्ष वाले क्षेत्रों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां की आबादी का 1/3 है। इस 90 लाख में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के कम कौशल वाले श्रमिक भी हैं। और केरल एवं तमिलनाडु के उच्च कुशल श्रमिक भी शामिल हैं। और ये लोग भारत में हर साल भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। हाँ। अगर युद्ध फैलता है और इनका काम छिन जाता है तो ये पैसा आना रुक जाएगा और उन पर निर्भर हजारों परिवारों पर भयानक आर्थिक संकट आ जाएगा। और 90 लाख लोगों को वहां से निकालना यानी इवैक्यूएशन तो लगभग असंभव चुनौती है। बिल्कुल। सरकार के पास विकल्प बहुत सीमित हैं। आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो दुनिया की तस्वीर बहुत नाजुक दिखती है। एक तरफ सिलिकॉन वैली में AI के कोड लिखे जा रहे हैं जिन पर नैतिकता की बहस चल रही है, और दूसरी तरफ खाड़ी में मिसाइलें दागी जा रही हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत के लाखों परिवारों का भविष्य तय कर रही हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब हम इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो भविष्य पर असली नियंत्रण किसका है? क्या बात है? उन सरकारों का जो कच्चे तेल और जमीनों के लिए भौतिक युद्ध लड़ रही हैं और बम गिरा रही हैं, या उन टेक कंपनियों का जो डिजिटल दुनिया में कोड लिख रही हैं और तय कर रही हैं कि भविष्य के हथियार कितने स्वायत्त होंगे? सुनने वालों के लिए ये सच में सोचने वाली बात है कि इस सत्ता का असली केंद्र अब कहाँ है, हथियारों के जखीरे में या AI के सर्वर्स में? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। दुनिया की इस बदलती तस्वीर को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।